आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक बाड़मेर आप सभी भैयाओं का हार्दिक स्वागत करता है। आज हम द्वादशी कला के राजनीति विज्ञान के दूसरे अध्याय शक्ति, सत्ता और वेदता, इसके तीसरे पार्ट सत्ता, उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने शक्ति के अर्थ, परिभाषा, प्रकार और उसकी संरचनात्मक और सिद्धांतों के बारे में पढ़ा। आज सत्ता के बारे में पढ़ेंगे। सत्ता हालांकि मध्यकाल और प्राचीन काल से ही जो इतिहास में शक्ति का दबदबा रहा है, लेकिन फिर भी शक्ति का दबदबा होते हुए भी सत्ता के साथ ही शक्ति का प्रभुत्व रहता है, अन्यथा वो शक्ति निरंकुश हो जाती है। इस संदर्भ में आज हम सत्ता के बारे में पढ़ेंगे। सत्ता दो तत्वों से मिलकर बनी है, एक है शक्ति और दूसरा है वेदता। शक्ति के साथ जब वेदता मिलती है तब वो सत्ता कहलाती है। शक्ति के साथ जब वेदता मिलती है तब उसको हम सत्ता कहेंगे। वेदता था कानून, कानूनी शक्ति क्या कहलाएगी? सत्ता। और इस सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था, समूह अथवा राज्य का ऐसा गुण या क्षमता है जिसके कारण उसे सत्य अथवा प्रामाणिक मानकर स्वेच्छा से उसके निर्देशों का पालन किया जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि शक्ति के माध्यम से तो काम करते हैं, लेकिन शक्ति के माध्यम से काम करते हैं तो वो एक प्रकार से डर कर भी कर सकते हैं, या कह सकते हैं उसको धमका कर भी जो है कार्य किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई एक लुटेरा या चोर या डाकू आपके परिवार में आ जाए और वो तुरंत आप पर जो है बंदूक तान कर और कहने लगे कि आपको ये कार्य करना है, तो वहाँ उस बंदूक की नोक पर जो है वो कार्य करवा रहा, वो उस बंदूक की शक्ति है और उसके आधार पर वो कार्य करवा रहा, और हम जो कार्य कर रहे हैं तो वो एक प्रकार से भय के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ट्रैफिक पुलिस बाजार में जा रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस ने हमें जो है रोक दिया है और हम रुक जाते हैं तुरंत उसके कहने पर, तो यहाँ एक प्रकार से हम उसके भय के कारण नहीं, क्योंकि वो सत्ता, वो उसकी क्या है, वो उसकी सत्ता है, कानूनी सत्ता, और उस सत्ता के कारण ही हमने जो है उसके नियमों का पालन किया है। तो कहने का मतलब शक्ति के साथ जब वेदता मिलती है तो क्या कहलाता है? सत्ता कहलाता है। और इसकी परिभाषा है तो जैसे हेनरी फ्योल कहते हैं, हेनरी फ्योल ने सत्ता के बारे में क्या कहा है? उनके अनुसार सत्ता आदेश देने अथवा उसको या फिर उसका पालन करवाने की शक्ति है। सत्ता क्या है? हेनरी फ्योल के अनुसार सत्ता आदेश देने अथवा उसका जो पालन करवाने की शक्ति है। आदेश देना सामान्यतः एक प्रकार से सत्ता है, लेकिन केवल आदेश देना, उसका अगर पालन न करें तो फिर उसको हम सत्ता कैसे कहेंगे? इसलिए सत्ता क्या है? आदेश देने अथवा उसका पालन करवाने की शक्ति क्या कहलाएगी? सत्ता कहलाएगी। और जब आदेशों का पालन कब करेंगे? आदेशों का पालन जब वो क्या होगी? वैधानिकता, अर्थात शक्ति प्लस वेदता, अर्थात उसमें वेदता होंगी, तभी वो उस आदेश का पालन करेंगे। इसी प्रकार रॉबर्ट बायस्टेड ने सत्ता के बारे में कहा है कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। संस्थात्मक मतलब नियमों के अनुसार, यानी सरकार है, सरकार के कुछ नियम है और कुछ कानून है, उन कानूनों के अनुसार अगर वो हो जो है चलते हैं और फिर अपन कानूनों का पालन करते हैं, तो एक प्रकार से क्या है? वो सत्ता है, उस सत्ता का हम पालन करते हैं। तो बायस्टेड ने कहा सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। इस प्रकार अर्थ और परिभाषा। अब नेक्स्ट बिंदु है सत्ता पालन के आधार। सत्ता का हम पालन करते हैं, प्रत्येक पालन करते हैं। क्यों करते हैं? सत्ता का पालन क्यों करते हैं? तो इसमें कुछ आधार है जिसके कारण हम सत्ता का पालन करते हैं। जैसे पहला बिंदु है विश्वास। कोई भी कार्य अगर कोई व्यक्ति करता है
तो उस कार्य को करवाने वाले पर विश्वास होता है, तभी वो व्यक्ति उस व्यक्ति का या दूसरे व्यक्ति का कार्य करता है, अन्यथा वो कार्य नहीं करता। क्यों? क्योंकि विश्वास ये है कि ये जो कार्य करवा रहा है वो कार्य बिल्कुल सही करवा रहा है, ये मेरे अनुरूप करवाएगा, ये जो कार्य करवा रहा है लोग हित में करवा रहा है, ये जो कार्य है बिल्कुल सही कार्य है। इतना तो विश्वास होगा। जो करवाने वाले व्यक्ति पर भी विश्वास नहीं है तो वो काम कौन करेगा? नहीं करेगा। इसलिए जो है सत्ता का पालन करवाना है तो इसके लिए जो व्यक्ति सत्ताधीश है उस पर विश्वास सबसे बड़ी चीज है, विश्वास होना अनिवार्य है। दूसरा बिंदु एकरूपता। विश्वास है, इसके साथ साथ उनके कार्यों में, उनके नियमों में एकरूपता होना भी अति आवश्यक है। ऐसा नहीं है एक व्यक्ति को जो काम कर रहा है उसके लिए नियम अलग और दूसरे के लिए नियम अलग, ऐसे नहीं, सभी के लिए समान रूप से नियम लागू होंगे। जैसे विचारधारा, उदाहरण के लिए जैसे समाजवाद है, ये जो है लोकतांत्रिक विचारधारा है। ये विचारधारा क्या है? उदारवाद है। ये विचारधारा एक रूप से एकरूपता है इसमें, इसलिए जो उस जो है एकरूपता के आधार पर ही समाजवाद अपने नियमों का पालन करते हैं और जो है पूंजीवादी वो पूंजीवादी नियमों अपने नियमों का पालन करते हैं, मार्क्सवादी मार्क्सवादी नियमों का पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एकरूपता है। तो विश्वास अनिवार्य है, एकरूपता की भी आवश्यकता है। इसके साथ साथ जो कार्य होता है, जो कार्य करवाया जाता है या जो किया जाता है वो किससे संदर्भ में होना चाहिए? लोक हित में होना चाहिए, लोक कल्याणकारी होना चाहिए। जब सत्ता के आदेश आते हैं उन आदेशों में लोगों को लगे कि वास्तव में ये आदेश बिल्कुल लोगों के कल्याण के लिए है, लोगों के हित के हैं या हमारे हित के हैं, तभी वो जो उन आदेशों का क्या करेंगे? पालन करेंगे, अन्यथा उसके आदेशों का पालन नहीं करेंगे। इसलिए उसमें लोक हित की भावना होना जरूरी है। उसके साथ साथ कुछ ऐसे बिंदु होते जिनके कारण दबाव का भी सहारा लेना पड़ता है। दबाव अर्थात फोर्स, यानी अगर या ग्रामीण स्तर पर, पंचायत स्तर पर कोई कार्य नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर जो है जिले स्तर पर जो अधिकारी होंगे वो उस पर दबाव डालेंगे। क्यों? कानूनी तौर से जो इसके ऊपर है वो एक जो है अपने अधीनस्थ जो रहेंगे उनको वो दबाव के माध्यम से कार्य करवाएंगे, या फिर क्योंकि उसके नियम तो यही है, उस पर विश्वास भी है, एकरूपता भी है, लोकहित भी है और फिर भी कार्य न करे तो वो उस पर दबाव भी बनाकर कार्य करवा सकते हैं। इसी जिले स्तर पर है तो राज्य स्तर की जो नियम होंगे वो जिले स्तर को मानने पड़ेंगे और राज्य के जो है स्तर पर जो अधिकारी है वो केंद्र के नियमों को मानेंगे। तो एक प्रकार से एक दूसरे पर दबाव है, अधीनस्थ के अंदर में कार्य जो है दूसरा अधीनस्थ करेगा। इस प्रकार से दबाव भी सत्ता के पालन के लिए आवश्यक है। और इसी के साथ कानून, नियम, कानून भी जो सत्ता के पालन का एक आधार हो सकता है, क्योंकि कानून जो है वो सबके लिए समान है और कानून की दृष्टि से सब समान है, तो उसके नियमों को अगर कोई उल्लंघन करता है तो उस उल्लंघन करने वाले को दंड भी दिया जाता है। इस जो है दंड के भय से भी लोग सत्ता के नियमों का पालन करेंगे। कहने का मतलब विश्वास जरूरी है सत्ता के पालन के लिए, एकरूपता भी जरूरी है, लोकहित भी जरूरी है, दबाव भी जरूरी है, कानून भी बराबर सभी के समान रूप से लागू होने आवश्यक है। और जब कानून है तो फिर उसमें प्रभावपूर्ण अर्थात जो है अगर कोई व्यक्ति सत्ता में है तो उसका प्रभाव कैसा है, उस प्रभाव के आधार पर भी जो है सत्ता के पालन में लोग ज्यादा रुचि रखते हैं और सत्ता का जो है नियम है उनका पालन प्रभाव के आधार पर भी लोग करते हैं। और प्रभाव तो है व्यक्ति विशेष का, लेकिन व्यक्ति विशेष के प्रभाव के साथ साथ लोगों की सहमति जरूरी है। अगर जो है लोग उस व्यक्ति से सहमत नहीं है तो भी सत्ता के नियमों का पालन नहीं करेंगे, इसलिए लोगों की सहमति भी जरूरी है। और जो नियम बने हैं वो लोगों के कल्याण के लिए है, लोक हित के लिए है और वो कितने उपयोगिता है वादी है, वो भी इस सत्ता के पालन के एक आधार के रूप में कार्य करता है। यानी इतना उपयोगी है वो नियम, उस उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए भी सत्ता के नियमों का पालन किया जाता है। तो ये सत्ता पालन के आधार है। ध्यान से सुनना, विश्वास, एकरूपता, लोकहित, दबाव, कानून, प्रभाव, सहमति और उपयोगिता। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सत्ता के पालन करने के लिए व्यक्ति विशेष में या जो सत्ता में उस पर विश्वास करता है उनमें एकरूपता होती है उनके नियमों में और वो नियम लोगों के कल्याण के लिए होते हैं। अगर कोई न माने तो उस पर दबाव
बना रहता है, अगर ना माने तो कानूनी कार्रवाई भी होती है और उससे लोगों का प्रभाव भी उस पर बना रहता है और प्रभाव के साथ लोग जो है अपनी सहमति से सत्ता के नियमों का पालन करते हैं क्योंकि वो सबके लिए उपयोगी है। तो ये सत्ता के पालन के आधार हो गए। नेक्स्ट बिंदु है अगला, सत्ता के प्रकार। समाज वैज्ञानिक है मैक्स वेबर। इस समाज वैज्ञानिक मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार मोटे तौर से माने हैं, जिसमें पहला है परंपरागत सत्ता, दूसरा है करिश्मा सत्ता और तीसरा है कानूनी या फिर तर्कसंगत सत्ता। हालांकि परंपरागत सत्ता को हम सामान्य तौर से कह सकते हैं कि एक परिवार के रीति रिवाज, एक परिवार के समाज के जो रीति रिवाज है, तौर तरीके हैं, उसके जो है इतिहास को देखते हैं अपन, उस परिवार समाज के इतिहास या रीति रिवाजों को देखते हैं तो उन रीति रिवाजों को या परंपरा को या इतिहास के आधार पर रीति रिवाज परंपरा इतिहास के आधार पर जो है परंपरागत सत्ता का निर्माण होता है, क्योंकि उनके रीति रिवाजों के अनुसार अगर कोई काम करता है तो वो सही है। और रीति रिवाज में अगर अपन उदाहरण दे अपने परिवारों का, तो परिवार में जो है सबसे प्रमुख बड़ा बुजुर्ग वृद्धजनों की सत्ता। यहाँ परंपरा की सत्ता में हम किसको कह सकते हैं? वृद्धजनों की सत्ता। यहाँ जो है वृद्धजनों की सत्ता रहेगी। किसकी सत्ता रहेगी? वृद्धजनों की सत्ता। वृद्धजनों की सत्ता अर्थात बड़े बुजुर्गों की सत्ता। वो उनके आदेशों का सब पालन करेंगे। अपने घर में जो है दादाजी है तो उन दादाजी के नियमों का यानी उनकी जो है जो भी वो आदेश देंगे उनका हम सभी पालन करेंगे। हमारे पिताजी भी पालन करेंगे और हम भी उनके जो है आदेशों का पालन करेंगे। तो क्यों? क्योंकि हमारे रीति रिवाज परंपराओं से चला आ रहा है। इस प्रकार से परंपरा की सत्ता जो रीति रिवाज परंपरा या इतिहास से चली आ रही है उनका पालन करना, ये एक प्रकार से कौन सी सत्ता कहलाती है? परंपरागत सत्ता। नेक्स्ट दूसरा है करिश्माई सत्ता। दूसरा है करिश्माई सत्ता। ये जो है करिश्माई सत्ता ये किस पर आधारित है? ये व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों पर आधारित होती है। इस पर आधारित होती है व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों पर आधारित होती है। व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों पर आधारित होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो व्यक्ति में एक प्रकार से इस प्रकार के गुण विद्यमान होते हैं, जिसके कारण वो इतना प्रभावशाली होता है कि उनके प्रभाव में जो है केवल सामान्य लोग भी नहीं, विशिष्ट वर्ग के लोग भी जो उनके प्रभाव में आ जाते हैं और वो उनके कार्यों का अनुसरण करते हैं या उनके जो आदेशों की पालना करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अपन भारतीय राजनीति में देखें, उस भारतीय राजनीति के अंदर हमारी सरकार में जैसे इंदिरा गांधी उनके आदेशों का सब पालन करें। एक प्रकार से वो करिश्माई सत्ता थी। अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रकार से उनकी भी जो सत्ता एक प्रकार से करिश्माई सत्ता थी। उनके जो शासनकाल में वो जैसे कहते थे वो सारे लोग वैसे करते थे, क्योंकि उनका एक प्रभाव था, व्यक्तित्व था। पर वर्तमान का उदाहरण दें तो नरेंद्र मोदी, आपने सुना होगा नरेंद्र मोदी ने केवल अपने भारत के अंदर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर अपने भारत का डंका बजाया है। क्यों? क्योंकि वो उनका एक प्रकार व्यक्तित्व है, उनका श्रेष्ठ व्यक्तित्व। उस व्यक्तित्व के कारण ही पूरे विश्व के अंदर आज भारत की शान वही शान है जो प्राचीन काल में थी। हर जगह पर जो है जो जैसे अपना भारत जो है जाकर जैसी बात कहेगा वैसे बाकी जो यहाँ तक कि अमेरिका जैसा देश भी वो अपने भारत का अनुसरण करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि वर्तमान में हमारा जो है सत्ताधारी वो कौन है? भारत का नरेंद्र मोदी। तो कह सकते हैं यानी उस नरेंद्र मोदी नाम नहीं है विशेष, उसका व्यक्तित्व विशेष है। तो करिश्माई सत्ता किस पर आधारित होती है? व्यक्तित्व के आधार पर, अर्थात व्यक्ति के गुणों के आधार पर जो है हम कह सकते हैं वो करिश्माई सत्ता। इस प्रकार उदाहरण देख सकते हो आप अटल बिहारी वाजपेयी,
या फिर दूसरा लिखो नरेंद्र मोदी, ये हम कह सकते हैं करिश्मा सत्ता के नियम, जिनकी वजह से लोग इनके नियमों का या फिर सत्ता का पालन या आदेशों का पालन करते हैं और करते थे। नेक्स्ट बिंदु है कानूनी या वैधानिक या फिर तर्कसंगत सत्ता। कानूनी, वैधानिक या फिर तर्कसंगत सत्ता, इसमें जो है आधार क्या होता है? आधार, इस सत्ता का आधार, इस सत्ता का जो आधार है वो है पद। इस सत्ता का आधार क्या है? पद। जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कलेक्टर, ये क्या है? ये अपने आप में एक पद है और पदों के आधार पर ही जो कानूनी या वैधानिक, क्योंकि वो कानूनी पद है उनके पास और उस पदों का अनुसरण लोग करते हैं। प्रधानमंत्री का जो है पद है, उनके जो है आदेश का पालन, उसके अंदर में जो है अधीनस्थ जितने अधिकारी है, मंत्रीगण है, जितने विभाग है, उन विभागों के प्रमुख है, वो उनके आदेशों का पालन करेंगे क्योंकि वो पद है। यहाँ कानूनी और वैधानिक जो है या फिर तर्कसंगत सत्ता के बारे में हम कह सकते हैं, इसमें कौन महत्वपूर्ण होता है? पद महत्वपूर्ण होता है, न कि व्यक्ति। वहां करिश्मा सत्ता में कौन था महत्वपूर्ण? व्यक्ति था, और यहाँ कौन है महत्वपूर्ण? पद है। ठीक है, और जैसे उदाहरण दे सकते हैं, इस कानूनी और वैधानिक सत्ता में पद महत्वपूर्ण है, तो इसमें उदाहरण आप देखोगे जैसे प्रधानमंत्री का पद, या फिर जहां मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री राज्यों में, या फिर हम कह सकते हैं जिले में कलेक्टर। इस प्रकार ये तीसरा सत्ता के प्रकार मैक्स वेबर के अनुसार कानूनी या वैधानिक तर्कसंगत सत्ता, जिसका आधार क्या होता है? पद होता है। तो हमने आज राजनीति विज्ञान के दूसरे अध्याय के सत्ता टॉपिक पर चर्चा की। इस सत्ता के जो है अर्थ, परिभाषा, इसके पालन के आधार और मैक्स वेबर के अनुसार जो है सत्ता के प्रकार, इनके बारे में पढ़ा। आज हमने ये जो सत्ता के टॉपिक को क्लियर किया है, कल हम उसे अगला बिंदु पढ़ेंगे, वैधता। ठीक है, धन्यवाद।